नमस्कार साथियों। आज हम आपसे बात करेंगे अपनी गैलेक्सी के बारे में, यानी अपनी आकाशगंगा के बारे में। इससे पहले हम आपसे बात कर चुके हैं कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हमारी गैलेक्सी का निर्माण हुआ था। साथियों, आज आपसे हम बात करेंगे अपनी आकाशगंगा के बारे में, जिसका नाम मंदाकिनी। ये मसला केवल टीजीटी पीजीटी का नहीं बल्कि जीएस के पर्पज से भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। चलते हैं, बात करते हैं अपनी मंदाकिनी यानी हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। तो आपको पता है कि हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है। क्या नाम है? मंदाकिनी। तो हम आज उसी की बात करेंगे कि हमारी मंदाकिनी की संरचना कैसी है, किन तत्वों से मिलकर बनी है, तथा उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो हम देखते हैं। जब हम अपने गैलेक्सी यानी हम अपने आकाशगंगा की बात करते हैं जिसका नाम मंदाकिनी है, तो मंदाकिनी के शब्द के सामने दो शब्द हम अक्सर आपसे पढ़ते हैं कि एक मंदाकिनी और कभी कभी आप पढ़ते हो मिल्की वे। कौन सा? मिल्की वे। ध्यान रखिएगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा का नाम है, जबकि मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम ना होके जो हमको रात में विजिबल होती है आकाशगंगा का वह भाग, यानी हमारे मंदाकिनी का वह भाग जो हमें रात में नंगी आंखों से दिखाई देता है, हम उसको मिल्की वे कहते हैं। तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। शुरुआत यहीं से करते हैं कि मंदाकिनी है क्या। तो मंदाकिनी हम अपनी गैलेक्सी का एक तरीके से अपनी गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। यानी हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है। और मंदाकिनी कैसी है? क्योंकि हमारा आकाशगंगा, ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कई वर्गों में विभक्त होती हैं। उनकी संरचना के आधार पर उनको हम अलग अलग तरीके से बांटते हैं। कुछ जो आकाशगंगाएं हैं उनको हम कहते हैं अंडाकार हैं, तो कुछ ऐसी हैं जिनका कोई स्ट्रक्चर ही निर्धारित नहीं है। तो कुछ आकाशगंगाएं ऐसी हैं जैसे हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल आकाशगंगा। यानी हमारी आकाशगंगा एक ऐसी है जो सर्पिलाकार है। और इस आकाशगंगा में, हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी में 3 स्पाइरल भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 3 घूर्णनशील भुजाएं। कैसी भुजाएं हैं? 3 घूर्णनशील भुजाएं। ये 3 घूर्णनशील भुजाएं जो हैं, 3 घूर्णनशील भुजाएं, ये हमारी गैलेक्सी में कैसी हैं? तो इनकी अगर बात करें तो ये घूर्णनशील हैं, यानी स्पाइरल हैं। स्पाइरल का मतलब है कि ये वास्तव में जिसको कहते हैं वृत्ताकार न होके, एक भुजा जब शुरुआत होती है तो वही भुजा आगे जाके कहीं से भी जब आप जोड़ते हो पूरे अपनी गैलेक्सी में, तो एक स्थान से जब गिनना शुरू करते हैं तो तीनों भुजाएं आपको साथ में मिलती हैं। मीन्स कहीं भी स्थान से आप गिनेंगे तो 3 ही भुजाएं देखेंगे। लेकिन जब आप केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं तो एक ही भुजा कभी केंद्र की तरफ यानी अंदर की भुजा, तो कभी मध्य की भुजा और कभी बाहर की भुजा के रूप में इसको देखा जाता है। यानी हमारी जो मंदाकिनी है उसका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि हमारी आकाशगंगा की कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। और ये तीनों भुजाएं जो हैं वो घड़ी के सुई के विपरीत, क्या? घड़ी के सुई के विपरीत, जिसको आप बोलते हो एंटी क्लॉकवाइज। ये पूरी गैलेक्सी जैसे क्लॉक आप देखेंगे तो ऐसे घूमती है, जबकि ये जो हमारी गैलेक्सी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमती रहती है। ये जो इनकी भुजाएं होती हैं, जिनको आपने कहा कि घड़ी के सुई के विपरीत घूर्णन करती हैं, ये जो तीनों भुजाएं हैं ये वास्तव में भुजाएं न होके बल्कि इनमें तारों का संचयन होता है। यानी इसमें तारे पाए जाते हैं और तारों के आधार पर हम इनको क्या व्याख्यायित करते हैं? ये भुजाएं हैं। तो गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी यानी मंदाकिनी, इसमें 3 स्पाइरल भुजाएं हैं। ये भुजाएं, इन भुजाओं में लाखों या असंख्य तारे होते हैं। तारे का मतलब हम जब बात करते हैं तो तारा ना कह के हम कह सकते हैं कि सूर्य। बहुत सारे असंख्य तारे होते हैं, हमारी गैलेक्सी में भी हैं। और वो तारे कहाँ पर अवस्थित हैं? तो भुजाओं में। और इन तारों से मिलकर कितनी भुजाएं बनी हैं? 3 भुजाएं बनी हैं। ये तीनों कैसी हैं? घूर्णनशील हैं। और ये किस तरफ चक्कर कर रही हैं? तो घड़ी के सुई के इनकी भुजाएं विपरीत दिशा में चक्कर कर रही हैं। साथ में अगर इनकी हम बात करें, ये तो स्ट्रक्चर है कि कैसे गैलेक्सी का हमारे स्ट्रक्चर होता है। साथ में अगर हम इसके सेंटर की बात करें, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस गैलेक्सी की 3 जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का अगर सेंटर देखें तो ये भाग है। सेंटर को आप सिंपल भाषा में एक शब्द बोलते हैं कि जो गैलेक्सी का सेंटर है वो है क्या? तो उसे बल्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल्ज। ये बल्ज वास्तव में एक ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल, तो आप कह सकते हैं बल्ज या ब्लैक होल। कभी कभी
इसको दूसरी तरफ भी बोलते हैं कि ब्लैक होल ना होके कभी कभी हम ब्लैक होल को क्वासर की संज्ञा देते हैं। क्या संज्ञा देते हैं? क्वासर। ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल और क्वासर में बहुत अंतर नहीं है। क्वासर क्या है? जब जब कोई ब्लैक होल अधिक ऊर्जा उत्पादन करने लगता है स्पिन के कारण तो उसे क्या बोल देते हैं? क्वासर। तो ब्लैक होल एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ब्लैक होल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? क्वासर में। तो हम कह सकते हैं किसी गैलेक्सी का सेंटर या तो बल्ज से बना होगा, बल्ज ब्लैक होल या क्वासर से बना होता है। इन तीनों की एक खास विशेषता होती है कि ब्लैक होल की सबसे खास विशेषता क्या है कि यहाँ पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर असीम गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या? गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो अनंत होता है, बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। और बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण होने के कारण यहाँ पर दबाव बहुत अधिक होता है। चट्टानों पर या जो भी इसमें ग्रह से लेकर तारे तक जो समाहित होते हैं सबके ऊपर दबाव बहुत अधिक होता है। और दबाव अधिक होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण इन क्षेत्र में घनत्व बहुत अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण दबाव और घनत्व इतना अधिक होता है कि इसके अंदर जाने वाला प्रकाश भी अंतरिक्ष में बाहर नहीं जाता है बल्कि इसके द्वारा खिंचता चला जाता है। इसीलिए इसको ब्लैक होल की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि सबको पता है अंतरिक्ष में अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत प्रकाश होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्योंकि ब्लैक होल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम प्रकाश के रूप में जानते हैं, यानी सूर्य से उत्पादित होने वाला प्रकाश की जो तरंगें होती है वो किसी भी रूप में हो, सारी तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। और ब्लैक होल में इतना गुरुत्वाकर्षण होता है कि वहाँ जो जितने भी सूर्य या तारे हैं ब्लैक होल के पास जब इनका प्रकाश पहुँचता है तो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इस प्रकाश को भी ये सोख लेती हैं, जिसके कारण इनसे प्रकाश परावर्तित नहीं होता है। और अंतरिक्ष में अध्ययन का एक प्रमुख स्रोत होता है प्रकाश। क्योंकि यहाँ से प्रकाश वापस नहीं आ जाता है इसलिए ब्लैक होल का अध्ययन एक तरीके से दुरूह काम हो जाता है, यानी कठिन कार्य है। चूंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण दबाव और घनत्व अनंत है, इसके लिए हम कह सकते हैं इसकी हम तुलना न्यूट्रॉन तारे से एक बार कर चुके हैं कि न्यूट्रॉन तारा ही आगे चल के कुछ न्यूट्रॉन तारे ऐसे होते हैं जिनका सेंटर में ही भार समाहित होने लगता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बढ़ने लगता है, जिसके कारण वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्लैक होल में। तो न्यूट्रॉन तारा भी किसमें कन्वर्ट होता है? ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। और वहां आपसे तुलना कराए थे कि 1 ग्राम अगर हम एक स्पून यानी चम्मच की एक पदार्थ की बात करें तो न्यूट्रॉन तारे में आपसे तुलना कराए थे कि एक चम्मच पदार्थ का भार माउंट एवरेस्ट के भार से भी अधिक हो सकता है। तो ये आप कह सकते हो ब्लैक होल की तुलना आप करते हो। हमारी गैलेक्सी के मध्य में या सेंटर में भी ब्लैक होल है और इसी ब्लैक होल के चारों तरफ ये तारे 3 भुजाओं के रूप में स्पाइरल या घूर्णनशील भुजा के रूप में अवस्थित हैं और ये घड़ी के सुई के विपरीत चक्कर लगाते रहते हैं। किसका? ब्लैक होल में। ये तीनों भुजाएं जो प्रदर्शित करती हैं ये प्रदर्शित करती हैं जो भुजा बाहर की ओर होती है इसमें यंग स्टार यानी तारों का निर्माण होता है, या हम इसमें कहते हैं इम्ब्रियो स्टार। कौन सा? इम्ब्रियो स्टार, यानी तारों की भ्रूण की अवस्था होती है। जबकि जो मध्य जो आपकी भुजाएं हैं यानी बाहर भुजाओं में इम्ब्रियो स्टार और मध्य भुजा में यंग स्टार होते हैं। कैसे स्टार? यंग, यानी युवा तारे। यंग स्टार यानी युवा तारे होते हैं। जबकि सबसे अंदर वाली भुजा जो आप रेड देख रहे हैं, जो अंदर वाली भुजा होती है इसमें हमेशा ओल्ड स्टार होते हैं, यानी वो तारे जो प्रकाशवान कम पड़ गए हैं या जिनमें हाइड्रोजन की कमी आने लगी है और ऊर्जा उत्पादन अपना स्थगन कर रहे हैं। तो तारों का निर्माण हमेशा किसी गैलेक्सी में अंतिम भुजा में यानी बाहरी भुजा में होता है और मध्य भुजा में यंग स्टार, जैसे अपना सूर्य है एक यंग स्टार है तो ये मध्य भुजा में रहता है। जबकि जैसे जैसे ऊर्जा समाप्त होती जाती है तारे सदैव अंदर की भुजाओं की ओर आकर्षित होने लगते हैं और ओल्ड स्टार कहाँ पहुंच जाते हैं? अंदरवानी यानी तीसरी भुजा में। तो ये पहली भुजा आपकी, ये दूसरी और ये तीसरी भुजा। तो आप कह सकते हो ये क्रम है कि सबसे बाहरी भुजा में एम्ब्रियो स्टार, दूसरी भुजा में मध्य वाले में यंग स्टार और जबकि सबसे आंतरिक भुजा में ओल्ड स्टार बनते हैं। अब इसी को अगर हम बात करें, जैसे हमारा तारा, हमने यहाँ एक पॉइंट रख दिया है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है हमारा तारा यानी सूर्य है। सूर्य कहाँ पर है? मध्य भुजा में है, पहली बात। दूसरी चीज ये अब मध्य भुजा में है तो कैसा तारा होगा?
यंग स्टार होगा, कहीं कहीं इसको पीत तारा भी लिखा मिलता है, येलो स्टार, पीत तारा। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी और पीजीटी में आ चुका है। पीत तारा कौन सा है? तो सूर्य हमारा कैसा पीत तारा है, क्योंकि इसका प्रकाश थोड़ा सा पीला है। दूसरी चीज, अगर हम सूर्य की बात करें, अपने सूर्य के, तो सूर्य के पास ही हम जब अपना डिफाइन करते हैं कि हमारी पृथ्वी कहाँ है, तो गैलेक्सी चूंकि इतनी बड़ी होती है कि इसमें हम कभी किसी ग्रहों की तुलना नहीं करते बल्कि तारों की करते हैं। तो हमारा सूर्य जो है इसी के पास में पृथ्वी भी है, और हमारे सूर्य से यानी पृथ्वी के हमारे पास से हमको रात में जो गैलेक्सी का कुछ एक निश्चित भाग दिखाई देता है। क्योंकि गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है, पूरी गैलेक्सी हमको रात में दिखाई नहीं दे सकती, इसलिए पूरी गैलेक्सी तो नहीं दिखाई देती, लेकिन रात में थोड़ा सा भाग हमको, आप देखते होंगे जब रात में आप देखते हैं तो रात में तारों का एक समूह दिखाई देता है, और जिसमें बादल हल्के से दिखाई देते हैं, यानी तारों के उसी समूह को हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं। तो आपको शुरुआत में आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया था कि जो हमको रात में विजिबल होता है, यानी विजिबल विजिबल रात में कौन सा भाग, आकाशगंगा का, इसी को हम एक सिंपल भाषा में एक बोल देते हैं मिल्की वे। मिल्की वे मीन्स इसी को आप बोल देते हो दुग्ध मेखला। ध्यान रखिएगा, दुग्ध मेखला और मंदाकिनी में बेसिक डिफरेंस है। मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा का नाम है, जबकि आकाश गंगा का वह भाग यानी मंदाकिनी का वह भाग जो रात में हमको दिखाई देता है, उस भाग को क्या कहते हैं, मिल्की वे। तो सिंपल क्या आप पढ़ेंगे तो मिल्की वे आकाशगंगा को हमें या मंदाकिनी को एक शब्द में पिरो देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मिल्की वे क्या है, वो भाग जो हमको दिखाई देता है। क्योंकि सूर्य के आसपास का ही क्षेत्र हमको दिखाई देता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मिल्की। आपको पता है कि हमारे सूर्य के अगर हम पास के एक और तारे की बात करें, तो हमारे सूर्य के जो सबसे पास का तारा है वो क्या है, तो उसको आप कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा तारा कहते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ध्यान रखिएगा, हमारे तारे के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये आप कहते हैं ये तारे का स्ट्रक्चर, सूर्य के नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि हमारे सौरमंडल हमारे पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का तारा कौन सा है, ध्यान रखिएगा, तब प्रॉक्सिमा सेंचुरी नहीं आता है। लोग कंफ्यूज करते हैं, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा हमारा सूर्य है, जबकि हमारे सौरमंडल या सूर्य के पास का सर्वाधिक नजदीक तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि हमारे पृथ्वी के पास सबसे नजदीक का तारा सूर्य, जबकि हमारे सौरमंडल या हमारे सूर्य के सबसे पास का तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। हमारी गैलेक्सी में कुछ चीजें बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, अलग हैं। जैसे कुछ भाग ऐसा भी हमारे गैलेक्सी में है जो बहुत ज्यादा चमकीला है। जैसे ये भाग अगर हम ले लें तो हमारी गैलेक्सी के वो भाग जो बहुत चमकीला है, उसी को ओरियन नेबुला कहा जाता है। ओरियन नेबुला, नाम क्या है, ओरियन नेबुला। ध्यान रखिएगा, ओरियन नेबुला किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं गैलेक्सी का वह भाग जो सर्वाधिक चमकीला है उसे क्या कहते हैं, ओरियन नेबुला। जबकि तो गैलेक्सी का वह भाग यानी मंदाकिनी का वह भाग जो हमको रात में दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। तो ये आप कह सकते हो ओरियन नेबुला अलग है, मिल्की वे अलग है। अब बात करते हैं हमारा सूर्य। क्योंकि हमारा सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से यानी बल्ब या ब्लैक होल से बहुत दूर है। कितना दूर है, तो अंदाजा इसी से आप लगा सकते हो कि इसकी दूरी लगभग 26,000 से 28,000 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर दूर है। ये सूर्य इसी ब्लैक होल का जो ब्लैक होल से 26 से 28,000 प्रकाश वर्ष दूर है, इसी के चारों ओर घूर्णन कर रहा है यानी घूम रहा है। और यह सूर्य, हमारा सूर्य, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लेती है, वैसे ही सूर्य जब गैलेक्सी के चारों ओर घूमता है या आप कह सकते हो ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है, तो ये 230 मिलियन वर्ष लेती है। कितना, 230 मिलियन वर्ष। यानी सूर्य एक चक्कर गैलेक्सी का कितने दिन में लगाता है, तो कह सकते हो 230 मिलियन वर्ष। कितना, याद रखिए 230 मिलियन ईयर या वर्ष। इसी को आप क्या बोलते हो, जब सूर्य एक, जैसे हम जब पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उसको हम एक वर्ष बोलते हैं।
वैसे जब सूर्य गैलेक्सी का एक चक्कर लगाता है तो इसको सिंपल भाषा में गैलेक्टिक ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्टिक ईयर। मैं यही लिख रहा हूं, गैलेक्टिक ईयर। ध्यान रखिएगा, गैलेक्टिक ईयर किसे कहते हैं? जब सूर्य हमारे आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करता है। या इस गैलेक्टिक ईयर कितने वर्ष का होता है? लगभग 230 मिलियन वर्ष का होता है। तो गैलेक्टिक वर्ष सूर्य से संबंधित है, जबकि हम सौर वर्ष किससे संबंधित? जब पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का पूरा करती है 365 दिन में, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गैलेक्टिक ईयर कितने वर्ष का होता है? 230 मिलियन वर्ष का होता है। चलते हैं, बात करते हैं इसी के आगे की, कि ये इसमें अगर बात करें तो ये जो गैलेक्सी आप देख रहे हो, इसमें जो ये तारे यानी रेड, येलो और व्हाइट में जो बनाए गए हैं, ये तारों के समूहन है। तो तारों का एक अरेंजमेंट है एक तरीके से गैलेक्सी, जिसमें धूल कण तारे गुरुत्वाकर्षण के कारण एक अरेंजमेंट में व्यवस्थित रहते हैं, और ये सारे घड़ी के सुई के विपरीत सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। ये सूर्य, जैसे मैंने कहा ना सूर्य का कि 230 साल में एक चक्कर अपने पूरे गैलेक्सी का लगा देता है, ये जो घूर्णन करने की गति है ये ऐसी नहीं है जिसको हम बेतरतीब बोलते हैं। जैसे आप अक्सर देखते होंगे, जब जाम में फंस जाएं तो जाम में फंसने का, जब गाड़ियों की जाम लगती है तो जो आगे की गाड़ी जब एक कदम आगे बढ़ती है तो पीछे की गाड़ी उतना ही आगे बढ़ती है। उसी तरीके से अरेंजमेंट हम या व्यवस्था हमारे आकाशगंगा में है कि जब एक सूर्य आगे बढ़ेगा तो उसी के पीछे सूर्य आगे बढ़ रहे हैं, यानी इनकी गतियां लगभग समान होती। कभी ऐसा नहीं होता कि एक सूर्य तेजी से आगे बढ़ रहा तो एक सूर्य उसकी गति क्या है? स्लो है। यानी सूर्यों में कभी ऐसा नहीं होता कि आगे पीछे हो चले, यानी गैलेक्सी एक बिल्कुल व्यवस्थित ढंग है तारों का। अब इसी की अगर बात करें, इसी जो आप पढ़ रहे हैं कि ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है, इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सारे तारे क्या हैं? हमारी गैलेक्सी से बंधे हैं। अब चर्चा करते हैं इसी गैलेक्सी के कुछ अन्य बिंदुओं पर। शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं कि इसमें 5 या 6 पॉइंट मैंने बताए हैं, ध्यान दें तो उनकी चर्चा करते हैं। कैसे? चलिए, पहली चीज कि गैलेक्सी में कितनी भुजाएं होती हैं? तो हमने कहा 3 भुजाएं। और ये 3 भुजाएं कैसी होती हैं? तो आप कहते हो गैलेक्सी में जो तीनों भुजाएं होती वो घूर्णनशील होती हैं। कैसी होती हैं? घूर्णनशील होती हैं। और कैसी होती हैं? तो आप कहते हो इनका जो घूर्णन है वो घड़ी के सुई के क्या होता है? विपरीत होता है। सुई के विपरीत मीन्स एंटी क्लॉक वाइज। ये बात हम आपसे बोल चुके हैं। फिर मैंने बताया कि 3 भुजाओं में एक होता है अंदर की भुजा, फिर मध्य भुजा, और एक होता है बाहर की भुजा। तो बाहरी भुजा में कैसे स्टार पाए जाते हैं? एम्ब्रियो, जिसको कहते हो भ्रूण स्टार। मध्य में युवा तारे या यंग स्टार, और अंतिम भुजा में ओल्ड या वृद्ध तारे। यही वृद्ध तारे अंतिम अवस्था में यानी सुपरनोवा के बाद जब समाप्त होते हैं तो कुछ तारे का ब्लैक होल में चले जाते, कुछ अपना अस्तित्व ब्लैक होल के रूप में खुद चेंज कर लेते हैं। तो ये आपकी कहानी है कि तारों की कैसे होती है। दूसरी कि हमारा तारा जो सूर्य है, सूर्य ये ब्लैक होल यानी हमारी गैलेक्सी के केंद्र से कितनी दूर है? तो 26,000 से 28,000 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर दूर है। दूसरा, गैलेक्टिक ईयर किसे कहते हैं? गैलेक्टिक ईयर यानी गैलेक्टिक वर्ष किसे कहते हैं? तो 230 मिलियन ईयर का एक गैलेक्टिक ईयर होता है, और यह वह बताता है कि हमारा सूर्य अपनी गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है। तो कितना समय लेता है? 230 मिलियन ईयर। तीसरा कि हमारे जो स्टार है यानी जिसको हम सन कहते हैं, सूर्य है, तो सूर्य के सबसे नजदीक का दूसरा तारा कौन सा है? तो आप कहते हो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये फैक्ट है जो अभी मैंने बात किए हैं, कर चुके हैं कि ये फैक्ट आपसे हम बता चुके हैं आपको। दूसरा अगर बात करें इसी पर जो आपको बताए गए हैं पॉइंट, वही कि हमें तो एक शब्द आया था मिल्की वे। कौन सा? मिल्की वे। और एक शब्द आया था कौन सा? मिल्की वे के बाद तो आप कह रहे थे कौन सा? तो मिल्की वे। दूसरा आया था मंदाकिनी। मंदाकिनी। और तीसरा शब्द था ओरियन नेबुला।
कौन सा? ओरियन नेबुला। तीनों में डिफरेंस बेसिक आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार देखिए। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा का नाम है। मंदाकिनी का वह भाग जो रात को हमको स्पष्ट रूप से दिखता है उसको क्या कहते हैं? मिल्की वे। तो मिल्की वे इज ए पार्ट ऑफ मंदाकिनी, ये मंदाकिनी नहीं है, मंदाकिनी का एक पार्ट है। दूसरा, ओरियन नेबुला किसे कहते हैं? ओरियन नेबुला हमारे आकाशगंगा का वह भाग है जो क्या है? अति शीतल है। क्या है? अति शीतल है और चमकीला है, यानी ये शीतल क्षेत्र तथा चमकीला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र? चमकीला और शीतल। तो ओरियन नेबुला वास्तव में तारों का एक बड़ा सा क्षेत्र है जो शीतल और चमकीला दिखाई देता है। ये है ओरियन नेबुला। ये आपके तीन बेसिक चीजें हैं कि ये आपको यहाँ तक मैंने बताया है। आगे बात किए, आगे मैंने बताया कि ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल किसी गैलेक्सी के सेंटर में जो पाया जाता है वो क्या है? ब्लैक होल है। और ब्लैक होल की अपनी कहानी है क्या? कि ब्लैक होल की तीन चीजें हैं जो इसको अलग से, सबसे अलग, दुनिया में हर चीज से अलग करते हैं। क्या? यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत है। कितना गुरुत्वाकर्षण है? जिसको बोलते हैं अनंत गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण दबाव बहुत अधिक है और दबाव होने के कारण यहाँ घनत्व बहुत अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि यहाँ पर फिजिक्स के नियम कार्य नहीं करते हैं और समय और स्पेस जैसी अवधारणा यहाँ नहीं है। यानी जो हम डायमेंशन में देखते हैं कि यूनिवर्स में हम समय की बात करते हैं या स्पेस की बात करते हो, यहाँ पर हम उसकी बात नहीं करते हैं। यानी टाइम का यहाँ कोई महत्व नहीं है, यानी टाइम नहीं है, टाइम जोन नहीं पाया जाता। ये क्यों? क्योंकि यहाँ फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते। कहाँ पर? ब्लैक होल में। ब्लैक होल को मैंने एक शब्द बोला, इसको अगर इसके पास कभी ऊर्जा उत्पादन ज्यादा हो तो इसे क्वासर भी कहते हैं। कौन सा शब्द? क्वासर। ध्यान रखिएगा। पल्सर, अगले जो वीडियो है आपने पिछला देखा है उसमें मैंने पल्सर बताया था, न्यूट्रॉन तारा बताया था, व्हाइट डॉल्फ, श्वेत वामन बताया था, वो एक अलग कड़ी थी। यहाँ पर मैंने बताया ब्लैक होल को क्या क्या कहा जाता है? क्वासर। तो क्वासर क्या है? ब्लैक होल है, थोड़ा सा ऊर्जा उत्पादन इसका ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम क्वासर की संज्ञा देते हैं। ये ब्लैक होल की वो बातें थी जो आपको हमने बताई, या हमारी गैलेक्सी या मंदाकिनी के बारे में हमने जो बताया उसकी हमने बात की। आगे चलते हैं इसी मंदाकिनी के बारे में, आगे टॉपिक क्या है। तो मंदाकिनी, ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी की बात करते हैं तो मंदाकिनी में दो चार शब्द आता है। एक शब्द आता है आप अक्सर पढ़ते हैं तारामंडल। क्या? तारामंडल। तारामंडल या कभी कभी इसी को राशि भी कहा जाता है। राशि अलग दिया, ध्यान रखिएगा, तारामंडल या राशियां। जो तारामंडल है इंग्लिश में ध्यान रखिए कॉन्स्टिलेशन इसे कहते हैं। तारामंडल होता क्या है? तो तारामंडल तारों का एक व्यवस्थित क्रम में एक समूह है। जैसे हमारी गैलेक्सी में मैंने बताया, गैलेक्सी क्या है? तारे, धूल कण, इसमें सभी होते हैं जो अरेंजमेंट में है तीन भुजाओं के रूप में। लेकिन इन्हीं भुजाओं में कोई तारा यहाँ है, कोई ऐसे, अगर तारों का एक समूह है जो एक निश्चित क्रम बनाता है, अगर ऐसे तारे हैं तो हम इसको एक स्ट्रक्चर के रूप में दे देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है यानी तारों का एक समूह। अब ये तारा हो सकता है थोड़ा सा पास हो और दूसरा तारा दूर, क्योंकि तारों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में नापते हैं और तारों की मध्य की बहुत ज्यादा दूरी होती है। क्योंकि हम पृथ्वी से देखते हैं तो तारों का हमको एक विशेष अरेंजमेंट दिखता है, हालांकि एक तारे और दूसरे तारे के बीच में बहुत ज्यादा दूरी होती है। इस दूरी को न देखें, केवल हम उस विशेष अरेंजमेंट को जब देखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तारामंडल। तो तारामंडल क्या होता है? अब आप बताइए, पर क्वेश्चन भी आया है तारामंडल है क्या? तो आप तारामंडल की बात अगर करें तो क्या है? तारों से बनी विशेष आकृति, यानी कितनी बनी? तारों से बनी विशेष आकृति। तारामंडल क्या है? तारों से विशेष आकृति। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन चुका है कि तारों से बनी जो विशेष आकृति है उसे क्या कहा जाता है? तो तारामंडल। शब्द क्या आएगा? तारामंडल आ चुका है। क्योंकि हमको पता है कि हमारे जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। जो मंदाकिनी है इसमें ऐसे तारों से बने विशेष आकृतियों की संख्या 88 है। कितनी? 88। इसलिए हम कहते हैं हमारे गैलेक्सी में तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88 है। जबकि हम बात करें जो हमें प्रभावित करते हैं, तो हमें जो प्रभावित करने वाले तारामंडल हैं उनकी संख्या 12 है। इसीलिए हम बात करते हैं जब हम
अपने तारों की या तारामंडल या राशियों की बात करते हैं तो राशियां कितनी होती हैं? 12 राशियां हम पढ़ते हैं, जबकि हमारे आकाशगंगा में कितनी राशियां हैं या तारामंडल हैं? 88 तारामंडल हैं। अगर हम इसी को और थोड़ा आगे बढ़ें तो तारों की ही विशेष एक और आकृति जिसको हम एक संज्ञा देते हैं नक्षत्र, कभी कभी क्या बोलते हैं? नक्षत्र। तो ध्यान रखिएगा, जब हम तारामंडल बोलते हैं या राशि बोलते हैं तो तारों से बनी एक विशेष आकृति, इसी तरीके से एक शब्द आता है कौन सा? नक्षत्र। जब हम इसको बोलते हैं एस्टेरिज्म यानी नक्षत्र। जो एस्टेरिज्म है नक्षत्र है, नक्षत्र भी तारामंडल के जैसे ही समूह होते हैं, लेकिन तारामंडलों में इनकी संख्या यानी छोटी होती है, नक्षत्रों की संख्या, नक्षत्र क्या होते हैं? आकार में तारामंडल से छोटे होते हैं। प्रत्येक तारामंडल यानी नक्षत्र भी क्या है? तो आप कह सकते हो तारों का समूह। अब बात आती है कि यदि तारामंडल तारों से बनी विशेष आकृति है यानी तारों का समूह, तो नक्षत्र भी क्या है? तारों का समूह या विशेष बनी आकृति। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ध्यान रखिए, तारामंडल बड़े होते हैं, नक्षत्र छोटे होते हैं। जैसे हमारे आकाशगंगा में कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक तारामंडल में यानी एक अगर हम तारामंडल की बात करें या राशि की बात करें तो उसमें 2.25 नक्षत्र तक पाए जाते हैं। कितने? 2.25 नक्षत्र तक। इसीलिए हम इनकी बात करते हैं। हमको अगर प्रभावित करने वाले तारामंडलों की, नक्षत्र की बात करें तो 12 गुणे 2.25 में 27 नक्षत्र ऐसे हैं जो हमको प्रभावित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तारों से बनी विशेष आकृति तारामंडल, तारामंडल की संख्या हमारी मंदाकिनी में 88 है, हमको प्रभावित 12 तारामंडल करते हैं। जबकि नक्षत्र क्या है? ये भी तारों के समूह है, लेकिन ये तारों में एक जो तारामंडल में एक व्यवस्थित क्रम होता है, उन्हीं में हम छोटे छोटे तारामंडलों नक्षत्रों को पहचानते हैं और उनकी संख्या प्रत्येक तारामंडल में 2.25 होती है। और इस प्रकार हमें प्रभावित करने वाले नक्षत्र कितने हो जाते हैं? 88 नक्षत्र हो जाते हैं। तो तारामंडल और नक्षत्र क्या है? तारों से बनी एक विशेष आकृति है। तो यहाँ से आपको दो शब्द मिलते हैं, तारामंडल और नक्षत्र। दूसरा एक आप अक्सर पढ़ते हैं, एक तारामंडल, आप नक्षत्र की बात किए हैं कि 28वां नक्षत्र भी जो 27 नक्षत्र प्रभावित करते हैं, 28 नक्षत्र की भी एक बात करते हैं कि 28वां नक्षत्र का नाम क्या है? तो उसको अभिजीत कहते हैं। क्या नाम है? अभिजीत। याद रखिएगा, 27 नक्षत्रों के सिवाय जो अगला नक्षत्र की बात हम करते हैं एस्ट्रोनॉमी में, वो कौन सा है? अभिजीत नक्षत्र की बात करते हैं। अब बात करते हैं कुछ अलग की, यानी इससे संबंधित जो चर्चा थी वो आपकी समाप्त होती है। दो शब्द इसमें और बचे हैं जिनको आप देख सकते हैं। अभिजीत क्या है? 28वां नक्षत्र है। जबकि अगर हम एक बात करते हैं कभी कभी ध्रुव तारे की, किसकी? ध्रुव तारे की। ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा क्या है? तो आप कह सकते हैं एक तारामंडल है लिटिल बियर। कौन सा? लिटिल बियर, ग्रेट बियर, उसके बाद लिटिल बियर। इसी का ये ध्रुव तारा क्या है? इसी का एक तारा है, इसी से संबंधित ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा पृथ्वी के सदैव उत्तरी ध्रुव के ऊपर रहता है, इसीलिए रात में कभी दिशा नहीं बदल सकता है। दूसरी चीज कि हमेशा एक जगह स्थिर दिखता है। और तीसरी चीज कि ध्रुव तारे से पहले जब घड़ियां या समय नहीं देखा जाता था, तो इसी अकॉर्डिंग हम रात में जो दिशाओं का ज्ञान है हम ध्रुव तारा को देखकर करते थे। क्योंकि अपनी स्थिति सदैव एक समान रखता है, इसकी कभी दिशा नहीं बदलती है। ये कब की बात है? ये उत्तरी ध्रुव की बात है, ध्यान रखिएगा। यानी उत्तरी गोलार्ध की हम बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अगर दिशा आपको देखना है रात में, तो ध्रुव तारा आपके लिए पर्याप्त है। ध्रुव तारा देखकर हम पहचान सकते हैं पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण। क्योंकि ध्रुव तारा सदैव उत्तर में दिखेगा, तो इसका मतलब उसके पीठ वाला यानी पीछे वाला भाग क्या कहलाएगा? वो दक्षिण दिशा है। इसी अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन भी है। तो ध्रुव तारा क्या है? लिटिल बियर का। एक अगला आप कहते हो जो अभी है कि हमारी हम गैलेक्सी पढ़ते हैं, हमारी गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन के आसपास तारे होंगे। जबकि हमारे पास की जो दूसरी गैलेक्सी उसका नाम क्या है? तो आप कहते हो उसका नाम एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी से लगभग 2 गुना बड़ी, लगभग 200 मिलियन तारे तो उसमें हैं। तो सूर्य जैसे असंख्य तारों से बनी ये गैलेक्सियों का एक सिंपल सा भाग, यानी कई गैलेक्सियां मिलकर एक क्लस्टर का निर्माण करती हैं। ऐसे हजारों क्लस्टर हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और इन्हीं गैलेक्सियों में एक सूर्य, एक तारा है।
इस हमारी मंदाकिनी यानी एक गैलेक्सी है, मंदाकिनी गैलेक्सी में एक छोटा सा तारा हमारा सूर्य है और सूर्य के हम सौर परिवार का एक हिस्सा है। तो हमारे सौर परिवार यानी हमारे सौर परिवार किसका हिस्सा है? अपनी मंदाकिनी का। हमारी मंदाकिनी जो गैलेक्सी है उसके पास की सबसे पास की दूसरी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो आप कहते हो एंड्रोमेडा है। क्या है? एंड्रोमेडा। लेकिन ये लगभग 22-25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? अप्रॉक्स 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है फिलहाल, इसीलिए हमको ये जल्दी दिखती नहीं है पृथ्वी से। टोटल अगर हम बात करें कि एक गैलेक्सी की, जैसे हमने बात की कि हमारी गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन तारे हैं, जबकि अगर हम यही बात करते हैं कि हमारे पास वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा उसमें कितने तारे हैं, तो कहते हो 200 मिलियन के आसपास तारे हैं। ऐसे अगर हम गैलेक्सियों की बात करें तो ब्रह्मांड में अगर हम बात करते हैं गैलेक्सियों के कि कुल कितनी गैलेक्सियां हैं, तो ब्रह्मांड में अगर हम कुल गैलेक्सी की बात करें, कुल गैलेक्सी, तो इनकी संख्या 100 से 200 मिलियन है। यानी 100 से 200 मिलियन तो केवल क्या है? गैलेक्सियां हैं। ध्यान रखिएगा, 100 कितना? 100 से 200 मिलियन गैलेक्सियां पाई जाती हैं हमारी ब्रह्मांड में। तो ये आपका है कि ब्रह्मांड से संबंधित जितने, ब्रह्मांड या हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, उससे संबंधित सभी पक्ष आपके सामने हैं। जितने भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी या आपका केवीएस जहां भी क्वेश्चन आए हैं, ये इवन जीएस के भी क्वेश्चन को इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलते हैं।